Good morning, students. Welcome to your online classes. In previous video, we read chapter 2. Now we read chapter 3. Our changing earth. Changing means हम लोग कह सकते हैं कि अर्थ में जो लगातार चेंज होता जा रहा है, कहीं वाटर लेवल कम है, कहीं पे कभी अचानक फ्लड आ जाती है, कभी अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनोज हैं, हमारी अर्थ कंटिन्यू तरीके से मोशन करती है, कभी टेम्परेचर कम होता है, ज़्यादा होता है, इस तरीके का चेंजमेंट लगातार चलता रहता है। तो ऐसे ही कुछ चेंजमेंट्स हमारे चैप्टर में बताए गए हैं। नाउ वी रीड एंड अंडरस्टूड एंड यू अंडरस्टूड। दिया है, द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर्स ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट। हमारा लिथोस्फीयर बहुत सारे इस ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट, बहुत सारी प्लेटों के रूप में ब्रोकन डिवाइड है, नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट, और इन प्लेट्स को लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो डैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। आप ये जान के सरप्राइज हो जाएंगे कि ये प्लेट्स धीरे धीरे मूव करती रहती हैं, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, मतलब एक साल में लगभग ये कुछ मिलीमीटर्स की का मूव कर लेती हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी अर्थ पे मॉल्टन मैग्मा पाया जाता है। अर्थ के अंदर द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी। मॉल्टन मैग्मा जो है वो हमारी अर्थ के अंदर सर्कुलर तरीके से घूमता रहता है, जैसा कि एक्टिविटी में दिखाया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्टिविटी। दिया है, टेक अ स्मॉल कलर्ड पे एक्टिविटी, टेक अ स्मॉल कलर्ड पेपर पैलेट एंड पुट इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। हमें छोटे कागज़ के टुकड़े की एक गोली बनानी है और उसे एक बीकर में आधा पानी भर के उस गोली को उस बीकर के अंदर डाल देना है। प्लेस द बीकर ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड एंड हीट इट। और एक ट्राइपॉड स्टैंड आता है जिसमें जो बर्नर की तरह वर्क करता है, नीचे उसके बर्नर लगा होता है, उस ट्राइपॉड स्टैंड पे हमें बीकर को रख देना है और उसे गर्म करना है। एज द वाटर वार्म्स अप यू विल ऑब्जर्व दैट द पेपर पैलेट इज मूविंग अपवर्ड्स along with the warm layer of water and then sink back along with the cooler layer of water। और आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि जैसे जैसे पानी गर्म होगा, ये जो पेपर की गोली थी, कागज़ की गोली थी, ये गर्म पानी के साथ साथ ऊपर उठती जाएगी, और जैसे जैसे पानी ठंडा होगा ये ठंडे पानी के लेयर के साथ नीचे बैठती जाती है। द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन द सिमिलर मैनर। और इसी तरीके से जो मॉल्टन मैग्मा है वो अर्थ के अंदर, हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में कि हमारे अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर है। तो जब बहुत ज़्यादा हीट है तो वहाँ पे मॉल्टन मैग्मा हमेशा गर्म ही रहेगा, और जब गर्म रहेगा तो वो मूव करता रहेगा। तो ऐसे ही अर्थ के अंदर मॉल्टन मैग्मा जो है वो लगातार मूव करता रहता है। तो वही ऊपर बताया गया था कि हमारी जो प्लेट्स हैं वो एक कागज़ की गोली का काम करती हैं, और जब मॉल्टन मैग्मा वहाँ पे लगातार चलता रहता, घूमता रहता है, तो वो कागज़ की गोली उसके ऊपर तैरती है पानी के ऊपर। उसी तरीके से हमारी प्लेट्स जो हैं वो भी लगातार, लिथोस्फेरिक प्लेट भी लगातार क्या करती हैं, मूव करती रहती हैं। There the movement of these plates cause change on the surface of the earth। और ये जो मूवमेंट है इन प्लेट्स की, इसी के कारण हमारी अर्थ सरफेस पे लगातार कुछ ना कुछ चेंजमेंट देखने को मिलते हैं। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स विच कॉज देम। अर्थ की ये मूवमेंट उस पे लगने वाले फोर्स के कारण डिवाइड की गई है। द फोर्सेस विच एक्ट इन इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड द एंडोजेनिक फोर्स। जो फोर्स अर्थ के अंदर लगते हैं वो एंडोजेनिक फोर्स कहलाते हैं, एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स। और जो फोर्स अर्थ के बाहर लगते हैं वो एक्सोजेनिक फोर्स कहलाते हैं। देखो दिया है, अर्थ मूवमेंट करती है, एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स, दो फोर्स लगते हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। फिर दिया है सडन फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स दो टाइप से होता है, एक सडन फोर्स होता है और एक डायसेट्रोफिक फोर्स होता है।
जो कि हमारी अर्थ के अंदर इन्हीं प्लेटों के टकराने से बनता है। मतलब सडन मीन्स एक तो अचानक हो गया और एक किसी प्लेट के आपस में टकराने से हो रहा है। जो सडन फोर्स होता है वो किस टाइप का होता है? सडन फोर्स से अर्थक्वेक आता है, पृथ्वी हिलने लगती है, वोल्केनोज होते हैं, ज्वालामुखी फूटते हैं, और लैंडस्लाइड होती है, जो पहाड़ियों की चट्टानें हैं वो खिसक के नीचे आ जाती हैं। और डायसोट्रोफिक प्लेट्स जो हैं उससे क्या होता है? बिल्डिंग माउंटेन्स मतलब पर्वत बनते हैं। जैसे कभी भी देखना, दो प्लेटें घर में या दो बर्तन लेना एक दूसरे को बराबर तरीके से, और उसको हम लोग एक दूसरे से टकराना, तो जब टकराते हैं तेज़ी से लड़ाना, तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर आ जाएगी और एक प्लेट नीचे हो जाएगी उसके। तो ऐसे ही कुछ होता है अर्थ की प्लेट्स में भी कि जब दोनों टकराती हैं तो उनमें से एक प्लेट ऊपर उठ जाती है दूसरे के, और वहाँ पे ऊंचाई का काम करती है। एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट आ जाए तो उतना हिस्सा ऊंचा हो जाता है, और कभी कभी ये ज़्यादा गलत तरीके से होती है तो ज़्यादा ऊंचा शेप ले लेती है, और ऐसे ही क्या होता है? माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। एक्सोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्स जो है वो इरोजनल और डिपोजिशनल, मतलब इरोजनल मीन्स एक जगह से हम लोग सॉइल को ले जाते हैं, और डिपोजिशनल मीन्स दूसरी जगह जाके जमा कर देना, ऐसे होता है। दिया रिवर, ये नदी के बहाव को चेंज करता रहता है। अगर कहीं पे से ले जा रहा है तो वहाँ पे गहराई बढ़ती जाएगी, तो और कहीं पे जाके जमा कर रहा है वहाँ पे ऊंचाई बढ़ती जाएगी। मान लो जहाँ से नदी बह रही है वहाँ पे डिपॉजिट होता जा रहा है तो वहाँ ऊंचाई होती गई और दूसरी साइड गहराई होती गई, तो नदी अपना क्या कर देती है? रास्ता चेंज कर देती है, क्योंकि पानी ऊंचाई पे नहीं ढाल में बहता है, तुरंत ढाल में पानी आ जाएगा। दिया विंड, हवा के कारण भी होता है। सी वेव्स, समुद्री लहरों से होता है। और ग्लेशियर्स, जो बर्फ़ है, आइस है, वो मेल्ट होती है, उनके कारण भी होता है। फिर दिया है एंडोजेनिक फोर्स समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। इंडोजेनिक फोर्स जो है वो कभी कभी अचानक मूवमेंट्स करते हैं और कभी कभी स्लो मूवमेंट्स करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। अचानक जो मूवमेंट्स होते हैं वो उनमें से अर्थक्वेक है, वोल्केनोज है, ये अर्थ पे बहुत भारी विनाश का कारण बनते हैं। दिया है अ वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। एक वोल्केनो है जिसका माउथ जो है ओपन है और अर्थ की क्रस्ट से वहाँ पे मॉल्टन मैग्मा बाहर निकल के अचानक से आने लगता है। इन दिस फिगर वी सी अ वोल्केनो, मतलब एक वोल्केनो माउंटेन शेप में है। सबसे ऊपर देखो जहाँ लिखा है क्रेटर, क्रेटर जो है सबसे ऊपर लिखा है क्रेटर। ये क्रेटर जो है सबसे ऊपर दिया हुआ है क्रेटर। क्रेटर जो है वो माउथ होता है, और उसके बाद दिया है वेंट। वेंट मीन्स ऐसी रास्ता होती है जहाँ से कि ये मॉल्टन मैग्मा निकल के बाहर आता है। बाहर निकल के आया, देखो दिया है लावा, लावा के फॉर्म में बाहर आता है। और सबसे नीचे दिया है मैग्मा, मतलब अर्थ के अंदर जो है वो मैग्मा कलेक्ट होता है, वो बाहर निकल के आता है रास्ते से, और किस फॉर्म में आता है? लावा के फॉर्म में। उसके साथ ही बहुत सारी गैसेस और एस मीन्स ऊपर साइड सबसे जो दिया है गैसेस निकलती हैं, और एस मीन्स राख निकलती है। और नीचे ये लिखा है क्रस्ट और मेंटल, मतलब जो हमारा मैग्मा है वो कहाँ पाया जाता है? मेंटल में पाया जाता है। साइड में दिया है वर्ड ओरिजिन, इंडो मीन्स इनसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड, और दोनों को मिला के बनता है वर्ड जेनिक। जेनिक मीन्स निकलने का रास्ता, जहाँ से उत्पत्ति हो रही हो। इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। फिर दिया है एक्टिविटी, टेक अ कंटेनर, फिल इट विद वाटर एंड क्लोज इट विद अ लिड। एक कंटेनर लेते हैं, उसे वाटर से फिल करते हैं और उसके माउथ को एक ढक्कन से बंद कर देते हैं। पुट द वाटर टू बॉयल, और वाटर को बॉयल होने के लिए रखते हैं। नाउ पुट सम पीसेस स्पून एंड लिड्स ऑन टॉप ऑन द लिड, और उसके ढक्कन के ऊपर कुछ मटर के दाने, कुछ मोतियों के दाने और एक स्पून रख देते हैं। व्हाट डू यू नोटिस, क्या आप नोटिस करेंगे? एज द वाटर बॉयल्स द लिड बिगिन टू शेक, जैसे जैसे पानी बॉयल होता जाएगा उसका जो ढक्कन है वो हिलना शुरू कर देगा। शेक मीन्स हिलना। द थिंग्स विच यू हैव पुट ऑन द लिड आल्सो वाइब्रेट, और जो चीज़ें उस ढक्कन के ऊपर रखी होंगी वो भी वाइब्रेट होना शुरू कर देती हैं। द ब्रेड्स रोल डाउन
एंड द स्पून वाइब्रेट्स टू मेक अ साउंड। जो मोती के दाने और दाने जो हैं वो हिलना चलना शुरू कर देते हैं और स्पून से टकराकर वाइब्रेट साउंड भी बनाते हैं। इन द सेम मैनर द अर्थ वाइब्रेट व्हेन एन अर्थक्वेक अक्योर्स। और इसी तरीके से सेम होता है, जब अर्थक्वेक आता है तो हमारी अर्थ भी वाइब्रेट होने लगती है। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, जब लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती हैं, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट, अर्थ की सरफेस वाइब्रेट होती है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, और ये वाइब्रेशन पूरी अर्थ पे फैलता है। दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स, और यही वाइब्रेशन अर्थक्वेक कहलाता है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस, और जिस जगह अर्थ क्रस्ट के जिस प्लेस से ये मूवमेंट स्टार्ट होता है उसे फोकस कहते हैं। द प्लेस ऑन द सरफेस एबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर, और फोकस के ठीक ऊपर का पॉइंट अर्थ सरफेस पे, फोकस जो है वो अर्थ के अंदर होता है। फोकस जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, ये मूवमेंट स्टार्ट होता है, वो अर्थ के अंदर होता है पॉइंट, उसको फोकस कहते हैं। और उसी फोकस के ठीक ऊपर का पॉइंट जो अर्थ सरफेस पे होता है उसे एपिसेंटर कहते हैं। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स, और ये वाइब्रेशन जो एपिसेंटर होता है उससे बाहर की तरफ को फैलता है एक वेव्स की तरह। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर, और एपिसेंटर के पास सबसे ज़्यादा डैमेज होता है, और जितना दूर हम चलते चले जाएंगे इन वेव्स की जो स्ट्रेंथ है वो उतनी ही कम होती जाती है। इसलिए जितनी दूर बढ़ते हैं उतना ही डिस्ट्रक्शन कम होता चला जाता है, विनाश कम होता चला जाता है। देखो ये अर्थ का एक दिया है पार्ट, दिया है फोकस सबसे नीचे, दिस इज़ वेयर द अर्थक्वेक अकर्स। ये जो रेड कलर का पार्ट है ये गहराई है, डेप्थ है अर्थ की। तो बहुत नीचे से देखो एक फोकस है जहाँ से क्या हुआ, अर्थक्वेक आना शुरू हुआ। इट इज़ द ओरिजिन ऑफ सेस्मिक एनर्जी, जिससे कि हम लोगों की सेस्मिक मीन्स भूकंप वाली एनर्जी ओरिजिन उत्पन्न होती है, ग्रो करती है। और उसी के ठीक ऊपर देखो फोकस के ठीक ऊपर एपिसेंटर बन गया, और ये येलो सा जो पार्ट है वो अर्थ सरफेस का, तो फोकस के ठीक ऊपर एपिसेंटर बन गया। एपिसेंटर के चारों ओर देखो वेव्स की तरीके से, राउंड वेव्स की तरीके से लाइनें बनी हैं। इसी तरीके से हमारा जो फोर्स है वो वर्क करता है। दिया है प्लेट बाउंड्री, ये क्या है, प्लेट बाउंड्री है। और सेस्मिक वेव्स रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शन, और सेस्मिक वेव्स जो हैं वो सारी डायरेक्शन में घूम रही हैं। दिया है ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। जबकि हम अर्थक्वेक से होने वाली कोई भी भविष्यवाणी पहले से नहीं कर सकते हैं, फिर भी हम इससे होने वाले खतरे को कम कर सकते हैं अगर हम पहले से तैयार हैं। सम कॉमन अर्थक्वेक्स प्रिडिक्शन मेथड एडॉप्ट लोकली बाई पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर। लोगों ने कुछ कॉमन तरीके अर्थक्वेक से बचने के लिए या उसको जानने के लिए कि हाँ अर्थक्वेक आ रहा है, ऐसा पता करने के लिए कुछ मेथड एडॉप्ट किए, अपनाए लोग। इंक्लूड स्टडिंग एनिमल्स, कि हम जानवरों के व्यवहार को ध्यान दे सकते हैं। फिशिंग इन पॉन्ड्स गेट एडिकेटेड, जैसे कि मछलियाँ जो होती तालाब की उनमें बेचैनी सी होने लगती है, उत्तेजना होने लगती है, वो बहुत तेज़ी से मूवमेंट करने लगती हैं बाहर की ओर। स्नैक्स कम टू द सरफेस, जो होल से स्नैक्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, एनिमल्स इधर उधर भागने लगते हैं। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी से ह्यूमंस समझ सकते हैं। दिया केस अर्थक्वेक अ केस स्टडी, अर्थक्वेक की एक घटना हुई थी जिसके बारे में आगे बताया गया। दिया अर्थक्वेक हिट्स भुज, अर्थक्वेक भुज में आया था। भुज कहाँ है, गुजरात में। दिया है अ मैसिव अर्थक्वेक मेजरिंग 6.9 ऑन रिएक्टर स्केल हिट भुज टाउन ऑन 26 जनवरी 2001। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज टाउन में 6.9 रिएक्टर की कैपेसिटी का बहुत बड़ा भयंकर भूकंप आया था। फिर दिया है स्कूल वर्स्ट अफेक्ट
अफेक्टेड, स्कूल बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर में लोग वहाँ पे कलेक्ट होते हैं एक ही बिल्डिंग में। स्कूल एटलीस्ट 971 स्टूडेंट एंड 31 टीचर्स आर फेयर टू हैव लॉस्ट देयर लाइव्स फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स। स्कूलों की बिल्डिंग गिर जाने के कारण 971 स्टूडेंट्स एंड 31 टीचर्स की डेथ हो गई थी। भुज रिलीफ एफर्ट ब्रिगेडेड, भुज में को जो रिलीफ मिली थी, राहत मिली थी, वो भी एक निराशाजनक थी। 3 days आफ्टर द क्वेक कंसर्न रोज अबाउट फूड एंड ब्लैंकेट्स एंड मटेरियल सप्लाईज नॉट रीचिंग एवरीवन। 3 दिनों के बाद, भूकंप आने के 3 दिनों के बाद लोगों में खाना, ब्लैंकेट, मेडिसिन पहुंच पाई थी और वो भी हर किसी तक नहीं पहुंच पाई थी। डिस्ट्रक्शन ऑफ भुज, भुज में क्या क्या चीज़ों की तबाही हुई थी, विनाश हुआ था। फोन लाइन्स, वाटर पाइपलाइंस एंड पावर स्टेशन ट्रांसमिशन लिंक्स वर नॉक्ड आउट। फोन लाइन, वाटर की पाइपलाइन, पावर स्टेशन, ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से बंद हो गए थे, सप्लाई बंद हो गई थी। फायर इन द सिटी, शहरों में आग लग गई थी। हंड्रेड्स ऑफ फायर स्टार्टेड एज चारकोल कुकर्स ओवरटर्न्ड, क्योंकि भूकंप आने से जो बड़ी बड़ी मिल्स हैं, कारखाने हैं, इनमें जो फैक्ट्रियों में अंगीठियाँ, फायर कुकर्स जल रहे थे, चारकोल जल रहा था, उनके पलट जाने से भी बहुत जगहों पे आग लग गई थी। इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन क्वेक जोन, और जहाँ पे भूकंप आया था उन जगहों पे इमरजेंसी लगा दी गई थी। द प्रेसिडेंट डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, इस राज्य में आपातकाल लगा दिया था। दिया है सीएम्स अपील टू द सेंटर, सीएम की सेंटर से अपील थी। गुजरात अपील्स फॉर फाइनेंशियल हेल्प, गुजरात ने अब फाइनेंशियल वित्तीय सहायता के लिए, फाइनेंशियल सहायता हेल्प के लिए सेंटर से अपील की थी। द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात हैज़ लॉन्च्ड एन अपील फॉर द सेंटर टू डील विद अ डिजास्टर। गुजरात ने सेंटर से अपील की थी, मतलब केंद्र सरकार से अपील की थी कि हमें इस डिजास्टर से लड़ने के लिए या फिर से सही होने के लिए फाइनेंशियल हेल्प की जाए। और क्या आप बता सकते हैं, डू यू नो दैट एट दैट टाइम व्हेन दिस अर्थक्वेक कम्स हु वाज द सीएम ऑफ गुजरात? जब यह अर्थक्वेक आया था उस टाइम पे गुजरात के सीएम कौन थे? मिस्टर नरेंद्र मोदी। मिस्टर नरेंद्र मोदी उस टाइम पे गुजरात के सीएम थे। नीचे दिया है एक्टिविटी, रीड द अर्थक्वेक, अ केस स्टडी गिवन इन द फॉर्म ऑफ हेडलाइंस दैट अपीयर्ड इन द न्यूज़पेपर आफ्टर क्वेक, अरेंज द इवेंट इन द राइट सीक्वेंस ऑफ देयर हैपनिंग। जो अर्थक्वेक के बाद न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में न्यूज़ आई थी, उसकी कुछ कटिंग्स को कलेक्ट करके यहाँ पे दिया गया है। उसको हम लोग उस जो इवेंट की घटना थी उसको सीक्वेंस को राइट से लेफ्ट की तरफ जाके हम पूरा पढ़ सकते हैं। इमेजिन इफ अर्थक्वेक सडन शॉक इन द मिडल ऑफ द स्कूल डे, वेयर वुड यू गो फॉर सेफ्टी। कल्पना कीजिए कि अगर आप स्कूल में हो और अचानक से भूकंप आ जाए तो उस टाइम पे आप अपनी सेफ्टी के लिए क्या करेंगे? डू यू नो एन अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड विद द मशीन कॉल्ड आ सिस्मोग्राफ। क्या आप जानते हैं कि अर्थक्वेक जिस मशीन से मेज़र किया जाता है उसे सिस्मोग्राफ बोलते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड ऑन द रिएक्टर स्केल। जो मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी तीव्रता कितनी है, कितनी तेज़ी का भूकंप आया, ये मेज़र जो किया जाता है वो रिएक्टर स्केल से किया जाता है। एन अर्थक्वेक ऑफ 2 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल। एक 2 रिएक्टर स्केल का जो भूकंप आता है वो बहुत ही हल्का भूकंप होता है, कभी कभी वो महसूस ही नहीं होता। एन अर्थक्वेक ओवर 5 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग। और जो 5 रिएक्टर स्केल तक के भूकंप होते हैं वो कई सारी चीज़ों के गिरने और डैमेज होने की कैपेसिटी के होते हैं। A 6 or higher magnitude is considered very strong and 7 is classified as a major earthquake. 6 जो मैग्नीट्यूड का आता है, 6 रिएक्टर स्केल की मैग्नीट्यूड तीव्रता वाला जो आता है वो हमारे बहुत भारी भूकंप होता है। और 7th वाला तो एक बहुत ही विशाल, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है कि कोई भी चीज़ें जल्दी बच नहीं सकती हैं। फिर दिया है अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस। अर्थक्वेक में आने से पहले बचाव की क्या तैयारी
तैयारी कर सकते हैं। वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, हम लोग अर्थक्वेक के टाइम पे कहाँ पे अपना शेल्टर मतलब अपने जीवन को, लाइफ को सिक्योर करने के लिए किन जगहों पे रुक सकते हैं। दिया है सेफ स्पॉट, कौन सी जगह हमारे लिए सुरक्षित है। अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एंड इनसाइड कॉर्नर और वॉल। अगर हल्के फुल्के भूकंप होते हैं तो हम लोग उस टाइम पे किचन के काउंटर के नीचे, मतलब जो स्लैब्स होती हैं किचन में, पत्थर ढले होते हैं, उनके नीचे, टेबल और डेस्क के नीचे छिप सकते हैं, जिससे कि छोटी मोटी चीज़ें घर के अंदर की जो हमारे यहाँ फ़ोटो फ्रेम्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो पंखे अंखे हैं, वो गिर के हमें चोट नहीं पहुँचा सकते ऐसी जगहों पर छिपने से। लेकिन जो बहुत भारी भूकंप आता है ना, उससे बिल्डिंग्स भी गिर जाती हैं, इसलिए मकान के अंदर छिपना भी सही नहीं होता। तो हम लोग ओपन फील्ड्स में ही रहना हमारे लिए ठीक होता है। अगेंस्ट एंड इनसाइड कॉर्नर और वॉल, किसी भी वॉल या कॉर्नर में छिप सकते हैं। फिर दिया है स्टे अवे फ्रॉम, किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। फायर प्लेस, ऐसी जगह है जहाँ पे आग, मतलब किचन में सिलेंडर के पास से दूर रहना चाहिए। एरियाज अराउंड चिमनी, जहाँ चिमनी लगी हो, जहाँ विंडोज़ हों, क्योंकि विंडोज़ हिलती हैं तो उनका कांच टूटता है। डेड सेटर इंक्लूडिंग मिरर्स, कहीं मिरर्स लगे हों उन जगहों से। एंड पिक्चर फ्रेम्स, कहीं फ़ोटो फ्रेम्स लगे हों, उन जगहों से दूर होना चाहिए। बी प्रिपेयर्ड, हमें प्रिपेयर कैसे होना चाहिए। स्प्रेड अवेयरनेस एमंगेस्ट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, हमें इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स तक पहुँचा के। एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली, जिससे कि वो किसी भी डिजास्टर को कॉन्फिडेंट तरीके से फेस कर सकें। नेक्स्ट पेज पे दिया है, डू यू नो देयर आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, हमारे वर्ल्ड में छोटे छोटे हज़ारों की संख्या में वाटरफॉल्स हैं। द हाईएस्ट वाटरफॉल इज़ एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में एक हाईएस्ट वाटरफॉल है जिसका नाम एक हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल waterfall, or the other waterfall are Nigeria Falls located on the border between Canada and USA in North America, and Victoria Falls on the borders of Zambia and Zimbabwe in Africa। इसके अलावा एक वाटरफॉल है नियाग्रा वाटरफॉल, जो कि कनाडा और USA के बॉर्डर पे है नॉर्थ अमेरिका में, और एक अदर और है विक्टोरिया वाटरफॉल, जो कि अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की बॉर्डर पर है। मेजर लैंड फॉर्म्स दिए हैं। द लैंडस्केप इज़ बीइंग कॉन्टिन्यूसली वॉर्न अवे टू बाई प्रोसेस वेदरिंग एंड इरोजन, जो लगातार हम लोग देखते हैं कि लैंडस्केप होता रहता है, ज़मीन इधर से उधर तरीके से टूटती रहती है, उसमें उसके फॉर्म में चेंजमेंट होता रहता है। वो दो प्रोसेस के थ्रू होता है, वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग इज़ अ ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, वेदरिंग का मतलब है हमारी अर्थ सरफेस की रॉक्स लगातार टूटती रहती हैं। इरोजन इज़ वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट बाय लाइक वाटर, विंड्स एंड आइस, और इरोजन जो है वो लैंडस्केप से अर्थ सरफेस से सॉइल की फर्श ऊपर की लेयर को हवा, पानी और आइस के थ्रू इधर से उधर ले जाता है, जो इरोजन कहलाता है। मतलब हमारी अर्थ सरफेस जो चेंज होती है वो दो तरीक़ों से होती है, एक वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग है जिसमें चट्टानें लगातार टूटती रहती, रॉक्स टूटती रहती हैं, और इरोजन जिसमें ऊपर की लेयर को हवा और पानी के थ्रू बह के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। The erode material is carried away or transported by water, wind etc। जो erode material है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला मटेरियल है, वो वाटर और विंड के थ्रू जाता है। एंड इवेंचुअली डिपॉजिट, लेकिन जाने के बाद वो कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये प्रोसेस जो एक जगह से निकल के जाना और दूसरी जगह जाके डिपॉजिट हो जाना, इससे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनके तैयार होते हैं। दिया है वर्क ऑफ रिवर, एक नदी का क्या वर्क है। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप, रनिंग वाटर जो है नदियों का बहता हुआ पानी, ये ज़मीन से, चट्टानों से, बहुत सारी चीज़ों को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाता है।
When the river tumbles at steep angle over very hard rocks or down a steep valley side, it form a waterfall. Steep means खड़ी ढाल और tumbles means गिरना. The river tumbles at steep angles. जब नदी किसी खड़ी ढाल वाली हार्ड रॉक से या फिर किसी खड़ी ढाल वाली घाटियों से नीचे गिरती है तो वो क्या करती है, वाटरफॉल को बनाती है. देखो दिया है हार्ड रॉक्स हैं, सॉफ्ट रॉक अंडरकट बाय द पावर ऑफ द वाटर. और पानी के गिरने से जो अंदर की जो सॉफ्ट रॉक्स होती हैं वो भी कट होती चली जाती हैं, और कट होंगी तो उनसे निकलने वाली मिट्टी और चीज़ों को रिवर अपने साथ बहा के ले जाएगी. दिया है एज द रिवर इंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मिएंडर्स. जैसे जैसे रिवर जो है मैदानी भागों में आती है बह के, वो जगह जगह पे मुड़ते हुए बहती है और ये क्या कहलाते हैं, मिएंडर्स कहलाते हैं. ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस इरोजन डिपोजिशन अलोंग द साइड ऑफ द मिएंडर, द एंड्स ऑफ द मिएंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर. और लगातार एक जगह से मिट्टी को ले जाती है और दूसरी जगह पे जमा करने के कारण ये जो मोड़ बने होते हैं नदी के किनारे, उन किनारों पे लगातार कुछ ना कुछ चीज़ें कलेक्ट होती रहती, जमा होती रहती हैं, जिससे दोनों किनारे उसके एक दूसरे के पास आते जाते हैं. इन ड्यू course of time the meander loop cut out of from the river and forms a cut off lake. और समय के साथ साथ ये जो कट्स होते हैं, ये जो लूप्स होते हैं, मेंडर मोड़ होते हैं, ये रिवर से कट के अलग हो जाते हैं और एक लेक का फॉर्मेशन करते हैं, झील का फॉर्मेशन करते हैं. आल्सो कॉल्ड एन ऑक्सबो लेक, जिसको हम लोग ऑक्सबो लेक बोलते हैं. एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक. समय के साथ ही रिवर क्या होती है, वो अपने किनारों से ओवरफ्लो होने लगती है. दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज. और इसी कारण से नेबरिंग एरियाज में फ्लड आ जाती है. As it floods, it deposits layer 2 of fine soil and other material called sediment along its bank. और फ्लड के कारण बहुत सारा डिपॉजिट मटेरियल्स आ जाता है, बहुत सारा मटेरियल जो नदी के साथ बहता हुआ आता है और आके डिपॉजिट हो जाता है अच्छी मिट्टी के में. अदर मटेरियल सेडिमेंट, जो कि सेडिमेंट कहलाता है, और ये नदी के किनारों पे आके इकट्ठा हो जाता है. दिस लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन्स. और ऐसे ही जो बाढ़ फ्लड से प्लेन्स मैदान में बनते हैं उनकी मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है. द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स. और जो बचे हुए किनारे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लीव्स बोलते हैं. एज द रिवर अप्रोच द सीज. और जैसे जैसे रिवर समुद्र के किनारे पहुंचती जाती है, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज. जैसे जैसे समुद्र के किनारे पहुंचती है उसकी स्पीड कम हो जाती है और उसकी जो स्ट्रीम्स हैं वो कई सारे पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं और क्या कहलाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाती हैं. द रिवर बिकम सो स्लो डैट इट बिगन टू डिपॉजिट इट्स लोड. और ये स्लो इसलिए हो जाती है क्योंकि जब माउंटेन से चलती है तो इतने सारे एरियाज से होके गुजरती तब जाके कहीं समुद्र में मिलती है, और हर एरिया से ये कुछ ना कुछ अपने साथ में बहा कर लाती है. तो समुद्र तक पहुंचने में बहुत लंबी डिस्टेंस कवर करती है, तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें बहा के लाई होगी, और जितनी ज़्यादा चीज़ें इसके साथ बहा के लाने में हो जाती है उतनी ज़्यादा इसकी स्पीड कम होती चली जाती है. और जब माउंटेन से निकलती है तभी अपने साथ कुछ नहीं ली होती, मतलब बहुत ना के बराबर चीज़ें लिए होती है, तो इसकी स्पीड उस टाइम ज़्यादा होती है. तो इसी कारण से उसके साथ जो डिपॉजिट्स होते हैं उनके लोड के कारण इसकी स्पीड कम हो जाती है. ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ. और हर इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी समुद्र में अलग अलग जगह से गिरती है तो अपना अपना एक माउथ बनाती है. द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म अ डेल्टा. और जो कलेक्शन होता है सेडिमेंट्स का, जो चीज़ें ये बहा के लाती है अपने साथ है, और वो जब जिस माउथ से मतलब वो गिरती है समुद्र में, उस जगह पे एक डेल्टा का फॉर्मेशन करते हैं. फाइंड आउट द नेम्स ऑफ अ फ्यू रिवर ऑफ द वर्ल्ड डेट फॉर्म्स अ डेल्टा. ऐसी कुछ नदियों के नाम आपको ढूंढ के बताने हैं जो कि डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं. और देखते हैं इन द फिगर.
इन दिस फिगर देखो ये नदी है, ये हमारी कितने मोड़ से ऐसे मुड़ते हुए बहती है। नदी हमेशा अक्सर ऐसे ही बहती है, हम लोगों को सीधी दिखती है क्योंकि वो काफ़ी आगे जाके मुड़ती है, मतलब छोटी छोटी डिस्टेंस पे नहीं मुड़ती है, वो काफ़ी आगे तक गई फिर मुड़ी, तो वो थोड़े लंबी डिस्टेंस से मुड़ती है। जैसे पुल, कभी हम लोग पुल देखो तो पुल ज़्यादातर मुड़े हुए बने होते हैं, कहीं गोल, लेकिन हम उन पर चलते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता। जब हम दूर से देखते हैं पुल का किनारा तो लगता है अच्छा पुल इधर से भी मुड़ा था। वैसी नदी होती है, नदी जगह जगह पे मुड़ते हुए चलती है लेकिन हमें पता नहीं चलती है। तो जिन किनारों पे मुड़ती है देखो मिएंडर्स लिखा हुआ है, उन जगहों पे क्या करती है, कुछ ना कुछ चीज़ें मोड़ छोड़ती हुई चलती है। उन जगहों पे कुछ ना कुछ चीज़ें कलेक्ट करते हुए बड़े बड़े मोड़ देते हुए चलती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, मेंडर्स बोलते हैं। और जब चीज़ें कलेक्ट होती जाती है, जो ब्राउन ब्राउन पार्ट है ना, ये कलेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें जो बहा के लाती है, एक जगह कलेक्ट हो रही है दूसरी जगह से निकाल रही है, मतलब एक जगह से मिट्टी को लेके जा रही है तो कट रहा है पार्ट, जो कटने वाला पार्ट है वो मेंडर्स हो गया। और जिन जगहों पे डिपॉजिट हो रही है वो क्या हो गया, वो पार्ट हो गया हमारा कलेक्शन, डिपॉजिट कलेक्शन वाला। तो ऐसे ही देखो ये जो ऑक्सबो लेक लिखा है, ये पार्ट किसी टाइम पे यहाँ हमारी नदी से ही जुड़ा था, लेकिन बीच में जब नदी पूरी बह रही थी और बालू वालू लेके आई तो उस नदी के बीचों बीच में कलेक्शन होता चला गया सेडिमेंट्स का, तो वो क्या हो गई, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। और कुछ टाइम ऐसा आया कि अगर वो सेडिमेंट्स ज़्यादा हो गया तो ऐसे ही वो पूरा पार्ट नदी का देखो पानी वाला पार्ट अलग हो गया, मतलब नदी पूरी निकल गई और इतनी जगह पे ये बीच में कलेक्शन हो गया था, और बीच में कलेक्शन होने से पानी का इतना पार्ट अलग निकल गया, तो वो क्या बन गई, लेक बन गई। और अगर यही कलेक्शन साइड में होता रहता तो हमारी लेक का फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन नदी के बीच में जब हमारा सेडिमेंट्स का कलेक्शन हो जाता है तो वो क्या बना देता है, लेक बना देता है। ऐसे ही देखो डेल्टा वाला फिगर दिया है नदी के, ये देखो लिखा है मेन रिवर, यहाँ से मेन नदी बहते हुए आती है और यहाँ समुद्र के किनारे आने पर ये बहुत सारे लाइनों में डिवाइड हो जाती है। जैसे हम लोग पानी फैला दें ज़मीन में तो जब फेंकते हैं पानी तो पहले तो एक ही सीध में जाता है, लेकिन आगे जाते जाते उसमें बहुत सारी ब्रांच बन जाती हैं, अलग अलग धाराएं निकलने लगती हैं। ऐसे ही नदी में भी होता है, तो जो धाराएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाती हैं। और लास्ट में जो ब्लू कलर का ये पूरा पार्ट है ये क्या कहलाता है, डेल्टा कहलाता है। नाउ सी वर्क ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स का वर्क क्या है, द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। सी वेव्स जो हैं, सी वेव्स डिपोजिशन और इरोजन्स के कारण हमारे कोस्टल मतलब तट के किनारे पे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनाती हैं। सी वेव्स कॉन्टिन्यूटली स्ट्राइक एट द रॉक। सी वेव्स जो हैं वो लगातार चट्टानों से टकराती हैं, क्रैक्स डेवलप और उनमें दरारें पैदा करती हैं। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एज वाइडर, और कुछ समय के बाद यही दरारें क्या होती हैं, बड़ी होती जाती हैं। देखो ऐसी कुछ चट्टानें समुद्र के बीच पाई जाती हैं, जब समुद्र की लहरें इनसे टकराती हैं। देखो सबसे पहले लिखा सी केव, तो ये क्या करती हैं, ऐसी छोटी छोटी गुफाएं बना देती हैं। तो ऐसे ही इनमें क्या करती हैं, टकरा टकरा के उन्हें तोड़ देती हैं, उनमें दरारें पैदा करती हैं, दरारें बड़ी हो जाती हैं। 10 हालो लाइक केव्स आर कॉल्ड ऑन द रॉक्स, और इनमें क्या होता है, बहुत बड़े बड़े छेद हो जाते हैं इन्हीं रॉक्स में। दे आर कॉल्ड सी केव्स, और ये छेद क्या कहलाते हैं, सी केव्स कहलाते हैं। एज दीज कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ केव्स रिमेन, दस फॉर्मिंग सी आर्चेस। इसमें भी देखो सी आर्चेस लिखा है, मतलब जैसे जैसे ये जो होल्स होते हैं ये बड़े होते जाते हैं, और कुछ टाइम ऐसा आता है कि इतना बड़ा होल हो जाता है कि केवल छत ऐसी लगता है इतनी पूरी, जैसे पुल में होता है कि नीचे खूब बड़ी रास्ता हो, ऊपर से केवल छत ऐसी, वैसे ही इन रॉक्स में भी होता है कि पहले दरारें पड़ी, वो दरारें थोड़ी सी बड़ी हुई, छेद बन गया तो वो केव्स बन गई, और वही केव्स और बड़ी होती चली जाएँ तो केवल छत ऐसी बचे तो वो सी आर्चेस कहलाता है। फर्दर इरोजन ब्रेक ऑफ रूफ, और कुछ समय बाद यही इरोजन जो है वो उसकी छत को भी तोड़ देता है। ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, केवल दीवारें ही बची रह जाती हैं। दीज वॉल्स लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स, और ये दीवारों वाला जो स्ट्रक्चर बचता है उसको स्टैक्स बोलते हैं। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली एबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिप, और खड़ी ढाल से जो पानी गिरता है वो क्या कहलाता है, हमारे कोस्ट पे, तट पे, समुद्र के तट पे सी क्लिफ का फॉर्मेशन करता है। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस, और समुद्र की जो लहरें हैं, सी वेव्स हैं, वो
किनारों पर बहुत सारी सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती हैं, अपने साथ बहा के लाई हुई चीज़ों को डिपॉजिट करती हैं, जिससे कि वहाँ पे सी बीच सोर्स की फॉर्मिंग होती है। समुद्री किनारों पे सोर्स बनते हैं, मतलब तट बनते हैं, बहुत अच्छे समुद्री तट बन के तैयार होते हैं। वर्क ऑफ आइस, आइस का क्या वर्क है? द ग्लेशियर आर रिवर्स ऑफ आइस विश टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। ग्लेशियर जो है वो बर्फ़ की नदियाँ हैं जो कि लैंडस्केप पे जब बहती हैं, पिघलती हैं, तो अपने नीचे की चट्टानों को तोड़ती हैं और अपने साथ वहाँ नीचे की मिट्टी को इरोजन करके लेके आती हैं, बहा के लाती हैं। ग्लेशियर कर्व आउट डीप हॉलो देयर, और जिससे कि ग्लेशियर वहाँ पे बहुत बड़े बड़े छिद्र बना देते हैं, बहुत गहराई से उनकी कटाव कर देते हैं। एज द आइस मेल्ट्स दे गेट फिल्ड अप, और जब आइस क्या होती है, मेल्ट होती है, तो जो जो गड्ढे बन के तैयार होते हैं, उन गड्ढों में जाके पानी भर जाता है। एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक इन द माउंटेन, और इसी तरीके से माउंटेन्स में बहुत सुंदर झीलों का निर्माण होता है। द मटेरियल कैरीड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल, जो ग्लेशियर के थ्रू मटेरियल बह के आता है, उनमें बड़ी और छोटी रॉक्स होती हैं, सैंड होती है, सिल्ट होती है, गेट्स डिपॉजिट और आके जमा हो जाता है। दिस डिपॉजिट फ्रॉम ग्लेशियल मोरेन्स, और यही डिपॉजिट्स कलेक्ट होकर ग्लेशियल मोरेन्स को फॉर्म करते हैं। द वर्क ऑफ विंड, हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट, कभी आप अपने डेजर्ट गए हैं और देखा है? ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स की कुछ पिक्चर्स को कलेक्ट करने का काम करें। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज़ विंड, विंड जो है, हवा जो है, वो इरोजन और डिपोजिशन का एक बहुत बड़ा एजेंट होती है, मतलब बहुत बड़ा वर्क करती है। वो हवा के थ्रू बहुत सारी चीज़ें एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाके कलेक्ट हो जाती हैं। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ द मशरूम कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक, जैसे एक हम लोगों ने सब्जी देखी है कि मशरूम जो छाते की तरह लगती है, नीचे उसमें डंडी होती है, ऊपर छतरी नुमा आकार होता है, उसी तरीके से हम डेजर्ट में रॉक्स देख सकते हैं जिनका शेप भी उसी टाइप में होता है, उनको मशरूम रॉक बोलते हैं। Winds erode the lower section of the rocks more than the upper part. विंड्स जो हैं ऐसी रॉक्स के नीचे के पार्ट को ब्रेक कर देती हैं, जबकि ऊपर के पार्ट को उतनी तेज़ी से ब्रेक नहीं कर पाती। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस एंड वाइटर टॉप, इसलिए ऐसी रॉक्स का जो बेस होता है वो नैरो हो जाता, पतला हो जाता है, और जो छत होती है वो वाइडर में चौड़ी होती है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है, इट लिफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो अपने साथ बहा कर बहुत सारी बालू को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग द सैंड फॉल्स एंड गेट डिपॉजिट्स इन लो हिल्स, और जब हवा रुकती है तो अपने साथ ये जो बालू लेके गई थी वो बालू गिरती है, दूसरी जगह पे डिपॉजिट होती है और छोटी छोटी हिल्स लाइक फॉर्मेशन करती है। हिल लाइक स्ट्रक्चर मतलब पहाड़ी के जैसे स्ट्रक्चर्स बना देती है। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, जिनको सैंड ड्यून्स बोलते हैं। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, ये जो दानेदार बालू होती है ये बहुत अच्छी और हल्की होती है। द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, इसीलिए ये हवा के थ्रू बहुत लंबी दूरी में चले जाते हैं। व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिट इन लार्ज एरिया इट इज़ कॉल्ड लॉयस, और ये ऐसे ही बालू से बना हुआ जो बहुत बड़ा एरिया होता है उसे क्या बोलते हैं, मतलब बालू से बना हुआ जो बहुत बड़ा मैदान होता है उसे लॉयस बोलते हैं। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लॉयस इज़ फाउंड इन चाइना, ऐसे ही बालू के बहुत बड़े बड़े मैदान हम लोग चाइना में देख सकते हैं। नाउ द चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। थैंक यू वेरी मच।